है तो वैसे पिछला मीटिंग नहीं डाले हैं, पिछला मीटिंग हम नहीं डाले हैं आपका यूट्यूब में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था वो। चलिए, तो फ्रिक्शन में आता क्या क्या है? पहला आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो बता चुके हैं। दूसरा आज आपको लिखना होगा, लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान देंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क करेंगे हम लोग। डिफाइन या डिफाइन लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सुनिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ, और आपसे अगर पूछे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है आपका, ठीक है, और इसमें कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कांटेक्ट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कांटेक्ट में आने की वजह से लगता है। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो कांटेक्ट में आने की वजह से हो। यहाँ पे mg भी लग रहा है, वेट, लेकिन वेट को हम कांटेक्ट फोर्स नहीं मानेंगे। वेट को हम कांटेक्ट फोर्स क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वेट तो आपका तब भी लगेगा जब बॉडी हवा में हो, वेट तो आपका तब भी लगेगा जब बॉडी हवा में हो। तो यहाँ पे कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स है? पहला कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स। ये देखो, नॉर्मल फोर्स तभी लगता है जब बॉडी कांटेक्ट में होते हैं। कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, mg नहीं दिखा रहे हैं। अगर ब्लॉक को आप उधर खींचोगे, अगर खींचोगे तो यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा, और फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन तभी लगता है बॉडी में जबकि बॉडी किसी सरफेस का कांटेक्ट में होता है। यहाँ दो कांटेक्ट फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन। आपको हम वेक्टर पढ़ा चुके हैं, वेक्टर में आपको हम सिखाए हैं रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है? अगर एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर R होता है ना। आप सब जानते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लो। तो यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर है, एक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे ये वाला आपका वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा R। दिख रहा है? ये हो गया रिजल्टेंट R। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R आपको दिख रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा। इस एंगल को मान लो हम लोग लैम्डा कहते हैं। क्या नाम दे दिए? लैम्डा। तो ये जो एंगल है ये कहलाता है लैम्डा। यही है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, the angle made by the resultant contact force with the normal, the angle made by the resultant contact force, ये contact force का resultant है। the angle made by resultant contact force with the normal is called angle of friction। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, अगर ये r है और ये थीटा है, तो r के दो कंपोनेंट टूटेंगे, इधर r cos थीटा, इधर r sin थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे थीटा की जगह लैम्डा है, तो दो कंपोनेंट क्या क्या टूटेंगे? इधर वाला कंपोनेंट कहलाएगा r cos लैम्डा, इधर वाला कंपोनेंट कहलाएगा r sin लैम्डा। ये तो कंपोनेंट तो आ गया। ये r किन से मिलके बना है? n और f से। तो r का जो दो टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा n के बराबर, एक टुकड़ा f के बराबर, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे r sin लैम्डा इज इक्वल टू f के बराबर, और r cos लैम्डा इज इक्वल टू n के बराबर। दिख रहा है आपको? r sin लैम्डा f के बराबर, r cos लैम्डा n के बराबर। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है? दोनों को आपस में डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 2, r कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos, tan लैम्डा इज इक्वल टू f बाय n। समझना है? डायरेक्ट लिख दिया, डिवाइड करके भी दे सकते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह आप लिख रहे हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल बाय में नॉर्मल। ये कैंसिल, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। दिख रहा है आपको? tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। दिख रहा है? यहाँ से लैम्डा कितना आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स जो म्यू हम लिखे, यही लैम्डा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। फॉर्मूला हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। एक बात सुनिए, यहाँ पे आपका म्यू तो तीन तरह का हो सकता है।
स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है। तो लैम्डा का वैल्यू सबसे बड़ा होगा स्टैटिक के लिए, सबसे बड़ा होगा स्टैटिक के लिए, उससे छोटा काइनेटिक के लिए, और सबसे छोटा किसके लिए, रोलिंग के लिए। यानी लैम्डा का वैल्यू हमेशा या तो छोटा या तो बराबर होगा tan इनवर्स म्यू एस। अगर स्टैटिक लोगे तो लैम्डा का वैल्यू या तो इसके बराबर होगा या तो लैम्डा का वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू सबसे बड़ा तो स्टैटिक के लिए हो रहा है। तो लैम्डा कोई वैल्यू स्टैटिक से बड़ा नहीं हो सकता है, tan इनवर्स म्यू एस। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? जवाब दोगे कि ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये दो कांटेक्ट फोर्स है, उसका जो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो बनाया गया एंगल, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहले लिखेंगे डेफिनेशन तब ये प्रूफ। लिखिएगा डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, the angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other, the angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. ये इसके बाद आप दोबारा सुनना है तो हाथ रेज कर सकते हैं, वैसे आप समझ चुके हैं मतलब। द एंगल बिटवीन किसके बीच, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये एंड नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नीचे प्रूफ, ये प्रूफ यहां तक, और ये भी जल्दी से कीजिए इसको। कोई डाउट हो हाथ उठाया। हम म्यूट होने के म्यूट किए हैं खुद को, क्या तुम मैसेज भी करते हो यार, इस पे ध्यान दो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, लिख लेना है, लिख लो। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 10 भी यही था, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 10 भी यही था। तो ये आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ये पक्का इसको आप 100% किन्हीं का भी एग्जाम होने वाला है, जैक, सीबीएसई, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कोई बोर्ड हो, ये देगा वो, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट एंगल, हेडिंग है एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, या इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज REPOSE, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। फ्रिक्शन में दो खास एंगल आपको सिखाना है, वही दोनों सिखा रहे हैं। फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल बाकी है, हमको पता है। न्यूटन्स लॉ का भी आज आपको रात में कुछ न्यूमेरिकल हम बनाकर भेजेंगे, या तो यूट्यूब में डालेंगे, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बचा हुआ है, मंकी प्रॉब्लम हो चाहे कोई प्रॉब्लम हो, सारा कुछ बचा हुआ है। तो वो सब कुछ हम लोग को आज रात को देख लेना है, ठीक है। सैटरडे संडे हम कुछ बनाने वाले थे, कुछ आपको एक्स्ट्रा क्लास देने वाले थे, कई लोग का एरर एंड मेजरमेंट छूटा हुआ, ऐसा क्लास देना था, लेकिन हम कुछ ऐसे काम में फंसे रहे कि नहीं दे पाए। हम भी सोचे कि अक्टूबर में खुल जाएगा तो सबको सामने ही सामने पढ़ा देंगे, जो भी जिनका छूटा है, जो लेट से ज्वाइन किए हैं, यूट्यूब में नहीं देख पाए वो सब। लेकिन बाकी चीजें तो यूट्यूब में डाली हुई है आपके लिए, आप वहां से देखिए समझिए, अदरवाइज समय बर्बाद होगा आपका। क्योंकि अभी तो क्लास का इंटेंसिटी और बढ़ेगा, ऑनलाइन है तो आप घर में रात को भी पढ़ सकते हो, हम जब चाहे सिलेबस को भगा सकते हैं ज्यादा पढ़ा के, चाहे कुछ करके, तो ये फायदा है ऑनलाइन का। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसको समझना है, फिर बाद में इसका सिग्निफिकेंस भी समझेंगे, क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं कुछ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई कॉपी उठा लिए हम, ठीक है, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं हम,
इतना हल्का ऑब्जेक्ट टिकेगा ही, तो स्लाइड कर जाएगा, तो स्लाइड कर जाइए, तो स्लाइड कर दिया। खैर कोई भारी ऑब्जेक्ट, मान लो यह एक टेबल है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल को इंक्लाइन करने जा रहे हैं, अभी भी ये स्लाइड नहीं किया, तो इंक्लाइन हो चुका लेकिन स्लाइड नहीं किया, अभी भी स्लाइड नहीं किया है, अभी भी इंक्लाइन और बढ़ा दिए, यानी एंगल बढ़ा रहे हैं, इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक खास एंगल पे जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। जस्ट स्लाइड करने का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना, एक्सेलरेशन 0 होना, जस्ट मूव करना शुरू करेगा। अभी तक भी नहीं हुआ, देखो अब देखो हल्का हल्का मूव करना शुरू कर चुका है, तो देखो हल्का हल्का मूव करना शुरू कर चुका है, तो वो देखो हल्का मूव करना शुरू कर चुका है, मूव कर भी रहा है हर बार, तो वो एंगल देखो मूव कर रहा है ना हल्का हल्का धीरे धीरे, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोर्ट किसको कहेंगे, किसी भी सरफेस के द्वारा या किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा जमीन के साथ बनाया गया वो एंगल, जिस एंगल को उस प्लेन को रखे ताकि उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू कर जाए, तो वो जो एंगल है ना जो इंक्लाइंड प्लेन बनाया है ग्राउंड के साथ, उस एंगल को कहेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है उसको कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। फिर से डेफिनेशन बोलते हैं, ये वो एंगल है जो कोई भी इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कब बनाता है, जब उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट क्या करना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे। बचपन की बात है, नॉर्मल सी बात है, इसका क्या यूज है क्या बात करेंगे हम उस पर। फिलहाल सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या आपके स्कूल एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपको ये आएगा तो कैसे बनाना है। देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए ये वो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसका इंक्लिनेशन है, कितना इंक्लिनेशन डाल दिया आपने, थीटा, ओके, इंक्लिनेशन हो गया थीटा, इसके ऊपर आपका ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, देखा, जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, जस्ट स्लाइड करना शुरू किया, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन आप क्या लेके चलोगे, 0। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे क्यों आ रहा है तो ऊपर क्यों लग जाएगा, फ्रिक्शन। इसका वेट हम सब जानते हैं mg डाउनवर्ड, और हमको सबको पता है कि इसका नॉर्मल फोर्स हमेशा इधर साइड लगता है n, दिख रहा है आपको नॉर्मल, सीधा एकदम 90 डिग्री पे जाना चाहिए नॉर्मल। अब यहाँ mg आपको ये भी पता है कि अगर हम इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कि ये वाला एंगल थीटा है, याद आ रहा है आपको, न्यूटन्स लॉ, खा तो नहीं गए, नहीं खा, वो उम्मीद है। तो mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर क्या टूटेगा, mg ऑफ cos थीटा। नए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम पहले बोले नए बच्चे वेक्टर पहले पढ़ेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, आप सब यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सारा वीडियोस में है, वेक्टर पहले सीखेंगे यूट्यूब चैनल से, वेक्टर 11 लेक्चर है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ सीधे पढ़िएगा, वेक्टर के बाद सीधे न्यूटन्स लॉ, ताकि ये सब समझ में आए। अब तुरंत आप आ जाएंगे लाइन पे, और उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स उसमें डाला हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन दोनों, तो वो आपको धीरे समझ में आएगा, बार बार कह रहे हैं। mg का दो कंपोनेंट, mg cos थीटा, इधर साइड आपका टूटेगा mg sin थीटा, दिखा साफ साफ। हाँ, तो ये बताइए यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, ऊपर की ओर नॉर्मल है, नीचे की ओर mg cos थीटा है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इस डायरेक्शन को x मानते हैं और इस डायरेक्शन को y मानते हैं, तो इन y डायरेक्शन अगर हम बात करें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप 11th के बच्चे हैं इसलिए 11th जैसे आपको ट्रीट कर, बिल्कुल प्यार से एकदम बच्चे की तरह सब बात बता रहे हैं। 12th में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू दिस। अभी दो फोर्स है, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, आपको एक साइड प्लस मान सकते हो, एक साइड माइनस, कोई जरूरी नहीं है कि यही प्लस हो, आप किसी भी साइड को अज्यूम कर सकते हो। खैर, नेट फोर्स आप जब लिखोगे तो लिखोगे n माइनस mg ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 0 क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपका बॉक्स इधर थोड़ी उछल कूद कर रहा है, बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आ गया, mg ऑफ cos थीटा। इक्वेशन नंबर आपका इसका नाम दे दिया गया 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान दो, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में दो फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है f, नीचे लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर लग रहा है कौन सा f। तो फॉर्मूला होता है इन x डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक नीचे की और एक जस्ट अपोजिट। कई बच्चे नए आए हुए हैं, आज हम बता दें उनको, जो भी नए बच्चे हैं आप प्लीज हमसे अलग से बात करें, भैया हमको ये दिक्कत हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अजीब अजीब लग रहा है, बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, वैसे बता चुके हैं बार बार यूट्यूब के जरिए, अभी जो भी मेरा चैनल देखेंगे उस पर।
mg sin थीटा नीचे, ऊपर की ओर फ्रिक्शन F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस बार जीरो, क्योंकि जस्ट मूव करवाए हैं आप, जस्ट मूव यानी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, जीरो होगा। कितने तेज है, खैर mg sin थीटा इज इक्वल टू F, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स mg ऑफ cos थीटा, जहां पे mg ऑफ sin थीटा है, कौन कैंसिल होगा, mg sin बाय cos, कौन सा थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। और यहां सुनिएगा, अगर मान लो म्यू तो सबसे बड़ा स्टैटिक का होता है, सबसे बड़ा फ्रिक्शन स्टैटिक का होता है, तो थीटा का वैल्यू या तो उसके बराबर होगा या तो हमेशा उससे छोटा होगा। मतलब अगर म्यू इसके अलावा म्यू काइनेटिक होता तो जो भी थीटा होता इस वैल्यू से तो छोटा ही होता है ना। तो ये एक बात आप गौर कर रहे होंगे। अभी आपको हम एंगल, ये जो एंगल आया इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। यही आपका एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, यही आपका है ना, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो आप सुनो, अभी आपको पढ़ाए थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसका वैल्यू था लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, या और यहाँ पे सुनो एंगल ऑफ, वो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज कितना आया, tan इनवर्स म्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू थीटा नहीं हो गया, RHS इक्वल है, तो यानी कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों आपस में इक्वल होता है। और एग्जाम में आपको यही प्रूव करने आता है 5 मार्क में, प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। कैसे करेंगे, आज जो एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज प्रूव करने देगा, तो आज जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन और प्रूफ पहले करवाए, पहले वो करना होगा, उसके बाद फिर ये पूरा करना होगा, फिर लास्ट लिखना होगा फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, उसका कुछ नाम देंगे, इसका कुछ नाम दे देंगे। मान लो इसका नाम जो पहले है इसका नाम ए दे देंगे और इसका नाम लोग बी दे देंगे एग्जाम में, और लिख देंगे कि फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, दैट मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, रिपोज। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज में कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फोर्स इसको बैलेंस किया, ये फोर्स इसको बैलेंस किया, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता चुके हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन का एक क्लास और जाएगा, थोड़ा न्यूमेरिकल के चलते फिर सर्कुलर मोशन चालू होगा। आपको हम हर चैप्टर, हर टॉपिक को चैप्टर बना के पढ़ा रहे हैं अलग अलग, वर्मा जी के हिसाब से या सिंगेज के हिसाब से, तो आपको भी उस हिसाब से मेहनत करना होगा। 12th के बच्चे समझदार हो चुके हैं, वो अपना डाउट हमको भेजते रहते हैं, बना के भेजते हैं। आपकी ओर से भी अच्छे अच्छे सवाल बनने चाहिए, अधिक से सवाल खुद बनाइए, शुरू में नहीं बनता है, बहुत दिक्कत होता है। न्यूटन लॉ का लोगों ने डाउट भेजा, हम रोक के रखे हैं, सबको हम बना के भेजेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, डेफिनेशन लिखेंगे, स्यूडो फोर्स बचा हुआ कहना, फ्रिक्शन के बाद स्यूडो फोर्स बता देंगे। ऑफलाइन मोड में जिन लोग का मन करेगा वही लोग आएंगे। ऋषभ का सवाल है ऑफलाइन मोड तभी शुरू होगा ऋषभ जब सेफ्टी मेजर के साथ गवर्नमेंट अलाउ कर दे, तो हम लोग भी अच्छे से करेंगे उसको, तो सबको आना ही होगा। लेकिन कई बच्चे मेरे से जुड़े हुए दूर से, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग नेपाल से भी, एक दो लोग हैं हमारे रिलेटिव हैं, कुछ कहीं के हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलता ही रहेगा। उसमें बस हम फिर ऐसे कर दें कि फिक्स लोग ही, हमको पता रहेगा कि इतने लोग ऑनलाइन में है, उतने ही लोग हैं, तो उतने ही लोग को हम अलग से स्पेशली ग्रुप बना के फिर करेंगे, और कुछ नहीं। और कोई सवाल तो आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेशन डालिएगा एंगल ऑफ रिपोज का, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, this is the angle made by an inclined plane with the horizontal, this is the angle made by an inclined plane, this is the angle made by an inclined plane with the horizontal such that, this is the angle made by an inclined plane with the horizontal such that
This is the angle made by an inclined plane with the horizontal such that an object kept on it such that के बाद an object kept on it such that an object kept on it just starts to slide. An object kept on it just starts to slide. An object kept on it just starts to slide. ये मीटिंग अभी भी चलेगा 10-12 मिनट जो भी, उसके बाद आपको सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करना है। ये हम हर दिन बोलते हैं ताकि आप समझ जाए कि मीटिंग 2 होता है, अभी एक मीटिंग बाद तुरंत एक और होगा 40 मिनट का, ठीक है। तो उसको भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। शाम वाला बैच आज देखते हैं, वो तो हो ही गया ऑलमोस्ट, प्रोजेक्टाइल चल रहा है, हो सकता है उसको हम आज ना भी ले। शाम वाला बैच का आईडी पासवर्ड अगर नहीं गया तो समझ लीजिएगा ना भी लेंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है मेन बैच, अब यही एक हो गया हमारा। फिर भी डेफिनेशन के बाद ये लिख ले, दिस इज ये बोर्ड का उतार ले, कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट जो भी करना है। दिस इज द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। ओके, बोर्ड का चीज आप लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम समय दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, थ्योरी पोर्शन ही है। हाँ, प्रियांशु रंजन का बड़ा यूनिक सवाल है, पीपी किट पहन कर आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पीपी किट पहन के आओ, चाहे कि बरसाती का तो उठा लो, जो रेनकोट है वो पहन के आओ, कोई मतलब नहीं, कोई आपके पिचकारी थोड़ी फेंकने वाला है। पीपी किट पहन के आएंगे, वाह जी वाह प्रियांशु बाबू, सही है। हमको पीपी किट पहन के रहना होगा क्या? क्योंकि हमारे बच्चे के पास जाते हैं ना वो कॉपी पे, चूंकि 12th में डायरेक्शन का खेला हो गया, आप में कुछ सिखाना पड़ा तो कॉपी पे जाके चेक करना पड़ा, तो हमको आपके नजदीक आना होगा, तो हमको पीपी किट पहन के पढ़ाना होगा अगर बोला जाए तो। एक मास्क रहना जरूरी होगा और कुछ नहीं, मास्क धुला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा मास्क आप हर दिन पहन के आएंगे। चलिए बात करें आगे। ये आप लिख चुके हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, फोटो खींच चुके हैं, जो भी चीज आप कर चुके हो वो काफी है आपके लिए। पहला सवाल, अगला थ्योरी है, एक्चुअली ये थ्योरी का पोर्शन ही है। अच्छा, क्वेश्चन क्या एग्जामिनेशन में आ गया ना, प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये प्रूफ करने आएगा डिफाइन के साथ, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये पक्का आप मान के रखे कि ये सवाल देता है। सवाल है, अभी आपका इम्पल्स भी बचा हुआ है, इम्पल्स अलग है, अभी मत सोचिए कि इम्पल्स एनसीईआरटी में तो आपका क्या क्या एक साथ दे दिया है, न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, इम्पल्स, 4 मिला के एक चैप्टर नाम दे दिया लॉज ऑफ मोशन। ऐसे शॉर्टकट तो निकालना होगा तो कुछ भी नहीं, स्कूल भी खत्म कर दिया होगा, कोई ठीक नहीं है। स्कूल में किसी किसी का तो बुक 1 भी खत्म हो गया, हमको लगता है। इतना मजा आ रहा होगा टीचर लोग ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ के निकाल देना है। कहीं कुछ स्कूल के टीचर मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, why it is easy to pull than push, why it is easy to pull than push। किसी चीज को खींचना आसान है, ढकेलना मुश्किल क्यों? याद रखिएगा, एक एंगल पे दोनों सेम है, खींचो ढकेलो अगर हॉरिजॉन्टली आप कर रहे हैं तो दोनों सेम है। किसी एंगल की बात करें, जैसे किसी मैदान में, पहले तो आप स्टेडियम जाते अब नहीं होंगे, पहले हम स्टेडियम जाते तो वहां बहुत भारी भरकम रोलर रखा हुआ रहता था, जैसे कि पिच को हम लोग रोल कर सकते हैं, तो मैदान में रखा था, लोहे का रहता है छोटे मोटे शहरों में, तो उस रोलर को खींचिए और ढकेलिए, तो खींचना आसान होगा, खींचने में आप मूव भी, लेकिन ढकेलना बहुत मुश्किल होगा। खींचना है, कुछ एंगल बना के खींच रहे हैं, ढकेलना है तो ऐसे ढकेल रहे हैं कुछ एंगल पे, उसकी बात हो रही है। जमीन से तो ऊपर ही ढकेलिएगा, तो कोई भी इस केस में ग्राउंड से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो उसमें आपको खींचना थोड़ा आसान होगा, ढकेलना मुश्किल क्यों, यही सवाल है। Why it is easy to pull than push। ये करते करते मीटिंग आपका बीच में ही एंड हो जाएगा, तो पार्ट 2 मीटिंग का सेकंड हिस्सा आप देखोगे, ठीक है, यानी कि अभी तुरंत जो सेकंड मीटिंग ज्वाइन करना होगा उस समय। Why it is easy to pull than push। देखिए, किसी भी चीज को खींचने ढकेलने में मुश्किल क्यों आता है, आखिर ग्राउंड पे क्या ऐसा है जो आपको मुश्किल देता है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही है सो आपके अगेंस्ट या आपके सपोर्ट में लगता है, वो आपको दिक्कत महसूस कराता है, तो फ्रिक्शन एकमात्र है जो आपको कष्ट देगा किसी भी चीज में। तो फ्रिक्शन अगर ज्यादा लग रहा है तो आपको ज्यादा कष्ट होगा, कम लग रहा है तो कम, तो आप बोलेगा फ्रिक्शन ज्यादा क्यों लगेगा, भाई वही चीज है, भार वही है, नॉर्मल फोर्स वही है, लगता है आपको ऐसा, अगर तो
नॉर्मल फोर्स उसकी बदल जाता है, तो भाई क्यों अलग लगेगा? वही चीज को खींच रहा है, वही चीज को ढकेल रहा है, तुमको मेहनत क्यों लगेगा? फ्रिक्शन दोनों केस में अलग क्यों लगेगा? वही बताने जा रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टू पुल। टू पुल, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बॉक्स रखा हुआ है, नन्ना मुन्ना बॉक्स है कि नहीं? इस बॉक्स को आप खींच रहे हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाए होंगे, पुलिंग फोर्स है ना। और आप इसको ऐसा खींच रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा। इसका वेट लग रहा है नॉर्मल, वेट लग रहा है एमजी, सॉरी, और नॉर्मली वेट लग रहा है, वेट भी हमेशा नॉर्मली लगता है, पता है ना। और नॉर्मल फोर्स तो हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। ये आपका नॉर्मल फोर्स, और उधर की ओर खींच रहे हैं तो एक बात होता है कि इधर साइड आपको क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल लगता है, पता है ना। दिस वन इज योर फ्रिक्शन, ये आपका फ्रिक्शन का लाइन। इसके अलावा जस्ट हम अभी वैसा केस ले रहे हैं कि हम धीरे धीरे खींच रहे हैं, हम चूंकि ये थ्योरी प्रूफ करें, न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो मान के चल रहे हैं कि इतना धीरे खींचना है कि एक्सेलरेशन हम कितना जूम कर लेंगे? 0। यूनिफॉर्मली मूव करवा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 0। यहाँ फोर्स का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर एफ पुल है आपका ना, पुल एफ cos थीटा, और इधर साइड क्या टूटेगा? ऊपर की ओर जो कंपोनेंट टूटेगा इधर साइड एफ sin थीटा। इस बार बताओ, नॉर्मल फोर्स आई देखो ना, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस करेगा, राइट का फोर्स लेफ्ट को बैलेंस करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में दो फोर्स है, एन और कौन सा है? एन और एफ sin थीटा। तो एन और एफ sin थीटा दोनों मिले किसको बैलेंस करेगा? mg को। तो इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में n प्लस एफ sin थीटा इज इक्वल टू mg। दिख रहा है आपको? तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आया? mg माइनस में f sin थीटा। आपको और क्या है? पहले नॉर्मल था अकेले mg के बराबर, नॉर्मल पहले था mg के बराबर, पहले नॉर्मल इक्वल था mg के इक्वल। अब आप गौर करो, mg से कुछ माइनस हो जा रहा है ना, यानी कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू थोड़ा कम हो जा रहा है। कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन तो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे, तो नॉर्मल कम हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम पड़ता है। तो कितना लगाना पड़ेगा फोर्स वो देखने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स है, इधर है एफ cos थीटा और इधर है फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो नेट फोर्स इस बार कौन कौन है? इधर है एफ cos थीटा, इधर है एफ cos थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 0, मास इनटू 0 हो गया। एफ cos थीटा तो ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, और एफ cos थीटा तो अभी भी ठीक है, म्यू नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस एफ sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ म्यू mg उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा म्यू mg, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में म्यू एफ cos थीटा, तो एफ कॉमन निकालेंगे तो बचेगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। दिख रहा है? तो ये देयरफॉर एफ पुल is equal to mu mg divided by cos थीटा प्लस mu sin थीटा। ये जो वैल्यू आया आपका ना, ये आया पुल करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, और आपको साफ साफ दिख रहा है पुल करने में नॉर्मल का वैल्यू कम लगा है, mg में माइनस हो गया, तो ये पुल का कुछ वैल्यू आया। इक्वेशन नंबर, इसको 1 दिए थे और तो कहीं कुछ नहीं दिए, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर ए। एक पुल में इतना फोर्स लगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अभी पुल दिखा है, अब पुश दिखाएं, कहीं दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। हम मानते हैं नए बच्चे बहुत मुश्किल से, लेकिन वो नोट्स तैयार करते जाए। सेकंड में दूसरा बैच भी आज होगा 4:15 4:30 में, जो भी टाइमिंग हम बनाएंगे, तो एक मीटिंग उसका भी हम देखेंगे। आईडी गया तो होगा, आईडी हम 4 बजे के आसपास आपको भेजेंगे, इसलिए उसको भी देख लीजिएगा। ये था पुल का केस, ठीक है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अब हम पुश दिखाएंगे, तो पुश के लिए अगले मीटिंग में हम लोग आएंगे। ये मीटिंग अभी है, वैसे 1 मिनट में ये मीटिंग खत्म होगा, इसको आप कॉपी कर लें
और आप अगले मीटिंग में और यूट्यूब पे देखने वाले पार्ट 2 में देखिए, इसी लेक्चर का पार्ट 2।